बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी में तौसीह कर दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का तो अजीबोगरीब हाल कर दिया ईरान ने। ऐसा लगता है कि ईरान को बिल्कुल पता है और उसकी गहरी नज़र है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका में कितना दबाव है। अब वो इस दबाव को इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान को इस बात का आइडिया है कि अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा है, उसके पुराने सारे साथी उसको छोड़ गए हैं और इस वक्त आलमी सतह पे उसको वो हमायत हासिल नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हुकूमत और पोजीशन अमेरिका के अंदर काफ़ी कमज़ोर है और वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के बदलते हुए मुतालबात को देखते हुए ईरान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बार बार बात की और कोशिश की किसी तरह ये मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में हो। आबना हुर्मुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफ़ा फिर जंग रोक देता हूँ, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है। पहले ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मजीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मजीद रुक रहा हूँ। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकियां दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहाँ पे रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फलां मसाइल है उनको आप हल करें। ख़ास तौर पे जो बैरूनी नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने, मैं आज आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि ये नाकाबंदी उन्होंने कहाँ की हुई है, इस पर ईरान के जो एतराज़ात थे वो भी बताए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी। उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तौसीह करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। आज बुध का दिन है और आज जंगबंदी खत्म होकर दोबारा लड़ाई शुरू होना थी। ईरान ने भी इसकी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और इतना बहाना क्या बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल और बुध की रात दोबारा ऐलान किया जंगबंदी का और ये नहीं बताया कि अब ये जंगबंदी कितना अरसा चलेगी। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया वो बहाना ये बनाया जनाब कि ईरान की क़यादत जो है उसके अंदर आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए, फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की दुर बना के रख दी है ईरान ने। कैसी दुर्गत बनाई है कि अब बेचारा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह मैं जंगबंदी कर लूँ। सुपर पावर था इनका मुल्क, कितनी इज्जत थी इनके मुल्क की, कितनी ताकत इनके मुल्क की मानी जाती थी पूरी दुनिया में, लेकिन टके टोकरी हो गए। और अब वो पाकिस्तान की मिन्नत तरला करते हैं। पाकिस्तान वो जो 1-1 अरब डॉलर के लिए कोशिश करता रहता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा
और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज़ पेश ना कर दें। अंदाज़ा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है। कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में या अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की खबरें पूरी दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं अमेरिका के अंदर। बार बार वहां पे कभी इस्तीफे सामने आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को वहां से ओहदे से हटा दिया गया, 21 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया। ये सारा कुछ तो अमेरिका में हो रहा है। ईरान में तो उनके लोग मारे गए, इसके बावजूद वहां पे कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। बार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को बहाना बनाकर जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया। भाई अगर अंदरूनी इख्तलाफात थे तो ईरान कोई रिक्वेस्ट कर देता ना कि जंगबंदी मजीद बढ़ा दे। ईरान ने जंगबंदी बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि ईरान ने इस मरतबा जो फाइनल धमकी है वो ईरान ने दी हुई थी। ईरान ने यह कहा था, और ये बाकायदा इसके ऊपर खबरें हैं, आलमी मीडिया ने यानी मिरर के ऊपर यह खबर छपी हुई है कि ईरान ने सीज फायर खत्म होने पर अमेरिका पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने और बहुत सारे नए सरप्राइज देने का दावा किया हुआ है। और ईरान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने तैयारियां की हैं इस बीच में। अब यहां पे जो ईरान की जानिब से एक धमकी दी गई थी साफ, वो ये थी कि अमेरिका ने अगर पड़ोसी ममालिक से हमारे ऊपर हमले किए, यानी जो गल्फ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, अगर वहां से हमारे ऊपर हमले किए तो उनकी ऑयल तनसीबात को हम तबाह कर देंगे। ये ईरान ने खबरदार किया था कि अब किसी भी सूरत अपने ममालिक को ईरान के खिलाफ आपने इस्तेमाल नहीं होने देना। और ये पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मूसवी ने यह स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने मिसाइल और ड्रोन दागने होते हैं, साफ कह दिया था। और इस मरतबा जो सारा बोझ है वो अरब ममालिक के ऊपर पड़ना था, क्योंकि इन्होंने अटैक सीधा अरब ममालिक के ऊपर कर देना था। अब ट्रंप की धमकियां काम नहीं की, ईरान नहीं माना। जेडी वेंस बार बार तैयारे की तरफ देखते रहे, वो वहां से फ्लाई नहीं कर सके। पाकिस्तानी बार बार रनवेज की तरफ देखते रहे कि अमेरिकन आएंगे, ईरानी आएंगे, वो आए नहीं। और ये उन दोनों का फैसला है, यानी ईरान ने ना आने का फैसला किया, और ईरानी अगर नहीं आते तो अमेरिकन के आने का फायदा नहीं है, उन्होंने भी ना आने का फैसला किया। तो पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब ईरान ने एक और बात की है कि जो बंदरगाहों का मुहासरा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, ये जंग के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा हम इसको जंग ही समझते हैं, जो आपने हमारी बंदरगाहों के गिर्द एक मुहासरा कायम किया हुआ है, ये एक तरह की जंग है और ये जंग के मुतरादिफ है। अब इसका ईरान क्या जवाब देता है? देखिए, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम आने वाले दिनों में पैदा होगा। जैसे जैसे खित्ते के ममालिक में तेल की गैस की किल्लत पैदा होगी, तब अमेरिका का इम्तिहान बढ़ेगा। अमेरिका ने जिस जगह पे ब्लॉकेज लगाया हुआ है, ये पाकिस्तान से ओमान के बॉर्डर के बीच में समंदर का एक इलाका है जहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है। वो मैं आपको अभी आगे जाके दिखा देता हूं। लेकिन अब ये देखें कि क्या अमेरिका इस मुहासरे में चीन के जहाज़ों को रोक पाएगा? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया और बहुत सारे बड़े ममालिक हैं जिनका ऑयल और गैस यहाँ से जाता है। अब ईरान जो है वो मलबा बड़े आराम से डाल देगा अमेरिका पर कि जनाब हम तो एक सिस्टम के तहत कह रहे हैं यहाँ से जो आपने लेकर जाना है ले जाएं, लेकिन अमेरिका ब्लॉकेज कर रहा है, वो रोक रहा है, तो आप जाने और अमेरिका जाने। आप अमेरिका को बोलेंगे वो रास्ता दे। तो चाइना ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ थोड़े से सख्त स्टेटमेंट देगा, जैसा कि उसके स्टेटमेंट आजकल आप देख भी रहे हैं। बीबीसी ने इसको पहली मरतबा ऐसे रिपोर्ट किया है कि जैसे ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। देखें, पहले ये रिपोर्ट ऐसे होता था कि ट्रंप ने ईरान को मजीद मोहलत दे दी, लेकिन अब ये इस तरह रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। पूरे दुनिया के मीडिया में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत जो है वो मट्टी में मिल रही है। ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो खास तौर पे अमेरिका की अंदरूनी सूरत हाल से बहुत ठीक ठाक बाखबर है। उसे आइडिया है कि जितना ज्यादा ईरान इस मामले को ताखीर का शिकार करेगा, ट्रंप पे उतना दबाव बढ़ेगा और उतनी बेहतर डील करने की पोजीशन में ईरान आ जाएगा। अब जितना अरसा ये जंगबंदी रही है, उतना अरसा ईरान ने और अमेरिका ने क्या क्या किया, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। इस जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी तैयारियां और अहदाफ चुन लिए हैं। ईरानी जो मीडिया है और जो उनके सोर्सेज हैं वो ये दावा करते हैं कि वो वाकई उंगली बटन के ऊपर रखकर बैठे हैं और उनकी तैयारी बहुत ठीक ठाक है। अगर दोबारा अटैक हुआ तो वो बहुत शदीद हमला करेंगे और हैरान करेंगे अपने दुश्मन को। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है। अमेरिका का एक इदारा है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उसके तज्जिए के मुताबिक 7 हफ्तों की जंग में अमेरिका ने अपने जो स्ट्राइक मिसाइल्स हैं उनके जखीरे का कम से कम 45% इस्तेमाल कर लिया है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले थर्ड मिसाइलों के जखीरे का कम से कम 50% इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पैट्रियट फिजाई दिफाई इंटरसेप्टर मिसाइल जो है उनका भी तकरीबन 50% इस्तेमाल कर लिया है। यानी अगर दोबारा ईरान के साथ लड़ाई होती है तो अमेरिका के पास ज़खायर बहुत कम है मिसाइलों के, उस तरह नहीं है जैसे माजी में अमेरिका के पास होते थे।
अच्छा, अगर अमेरिका दोबारा ये मिसाइल हासिल करना चाहे, लगभग आधे मिसाइल अमेरिका के चल गए हैं, अगर यही मिसाइल अमेरिका दोबारा हासिल करना चाहे तो उसको 3 से 5 साल का अरसा दरकार है। अगर वो बड़ी अच्छी रफ्तार से बनाए तो 3 साल, वरना नॉर्मली ये 5 साल में इतने मिसाइल अमेरिका तैयार करता है। और ये एक अमेरिकन इदारे की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। बैनुल-अक़वामी सतह पे ये रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक पब्लिक हो चुकी है। अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ाया और अपने फौजियों की, जहाज़ों की तादाद को बढ़ाया। लेकिन क्या इससे अमेरिका ज़्यादा बड़ी तबाही फैलाएगा? तो बात तो सही है कि जितने ज़्यादा हथियार होंगे अमेरिका की तबाही फैलाने की सलाहियत उतनी बढ़ेगी। लेकिन एक दूसरी बात भी है, जितनी ज़्यादा अमेरिका की इस खित्ते में मौजूदगी होगी, ईरान के लिए टारगेट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी जितने फौजी होंगे, जितने हथियार होंगे, जितने अड्डे होंगे अमेरिका के, ईरान उतने ही ज़्यादा जवाबी हमले कर सकेगा और उतनी ज़्यादा तबाही फैला सकेगा। ये भी एक हकीकत है, इससे भागा नहीं जा सकता। अच्छा, जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने इत्तेहादियों से शानदार सफारतकारी की है और मजीद सपोर्ट आलमी सतह पर हासिल की है। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप आलमी लेवल के ऊपर अपने इत्तेहादियों को मनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, अपने पुराने इत्तेहादियों को इकट्ठा नहीं कर पाए। अरब ममालिक में एक बदएतमादी पैदा हुई है कि अमेरिका क्या इनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, और वो दीगर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। अरब किन ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, जरा थोड़ी देर यहाँ पे हम इस वीलॉग को रोकते हैं और आपको मैप पे लेकर चलते हैं, और मैप में आप देखिए कि अरबों के दिमाग में अब क्या चल रहा है। जी नादरीन, एक मरतबा फिर हम अब मैप पे आ गए हैं और यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ी सी हम बेसिकली समझ लें कि अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया कहाँ पे है और अरब ममालिक अब किन ऑप्शंस के ऊपर सोच रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के ऊपर उनका इन्हिसार उस तरह नहीं है जैसे माजी में था, या उन्हें ये लगता है कि अमेरिका उन्हें वैसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जैसे वो पहले करता था। तो ये वो जगह है जहाँ पे ब्लॉकेज लगा हुआ है। ये अमेरिका ने यहाँ से रोका हुआ है। ये है आबनाए हुर्मुज़, जहाँ पे एक तरफ ओमान है और एक तरफ ईरान है, और इसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है। यहाँ से सारा तेल निकल कर जाता है दुनिया में, और यहाँ पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है इस जगह पे। अब जो जहाज यहाँ से गुजरकर बाकी दुनिया की तरफ जाना चाहेंगे उन्हें अमेरिका रोक सकता है, और यही हथियार अमेरिका लगातार इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब क्या सोच रहा है, यूएई ने कौन सी नई तजवीज़ निकाली है, और उसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये फौरी तौर पे हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 10-10 साल बाद औकात ले जाते हैं, या इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। जदीद मशीनों के साथ भी करें तो बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूं कि सऊदी अरब के दिमाग में क्या चल रहा है। वो यहां से एक बड़ी पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं रेड सी तक, यानी सारे जो वसाइल है वो यहाँ पे, कतर के पास गैस है, कुवैत के पास गैस और पेट्रोलियम मसनूआत है, सऊदी अरब के सारे ज़खायर इस तरफ हैं, यूएई के ज़खायर इस तरफ है, और ईरान के ज़खायर भी इस तरफ है, इराक के भी यहीं पे हैं, और अमेरिका के बहुत सारे वफादात, उनकी कंपनियां यहीं पे काम करती हैं इस रीजन में। ये वो सारा रीजन है, ये वो सारा रीजन है जहाँ पे वो काम करते हैं। ये हिस्सा ईरान के पास है, बाकी दीगर ममालिक के पास है, और सारे वसाइल यहीं पे। अब अगर यहाँ से आबने हुर्मुज़ को बाईपास करके वो चाहते हैं कि दुनिया को तेल, गैस, बाकी चीज़ें वो फराहम करें, तो एक रास्ता तो यूरोप के लिए ये है कि यहाँ से वो रेड सी तक एक ऐसे पाइपलाइन बिछाएं। इसी पाइपलाइन को कुवैत भी इस्तेमाल करे, कतर भी इस्तेमाल करे, यूएई भी इस्तेमाल करे, बहरीन भी इस्तेमाल करे, सऊदी अरब भी इस्तेमाल करे, और एक अच्छी खासी पाइपलाइन बिछाकर, जैसे कि पहले एक पाइपलाइन यूएई ने बिछाई हुई है। यूएई ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाइपलाइन बिछाई हुई है। ये फजीरा पाइपलाइन है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक ठाक उसमें से फिर भी फ्यूल चला जाता है। तो यूएई ने एक बिछाई भी हुई है और उसको नुकसान भी पहुंचा था पीछे लड़ाई के दौरान। पाइपलाइन का एक मसला ये भी होता है कि आप एक मिसाइल मारें, कहीं से भी आप पाइपलाइन को तबाह करें, उसके बाद वो नकारा हो जाती है और फौरी तौर पर आप बैठ जाते हैं फारिग होकर। बहरहाल ये एक प्लान है कि यहां तक पहुंचाया जाए। जो इसराइल का प्लान था वो ये चाहता है कि वो यहां तक पहुंचाए पाइपलाइन, ताकि इसराइल सारे मगरबी ममालिक को पेट्रोलियम मसनूआत बेचे जो यहां से जाए। बहरहाल ये इनका प्लान है। यूएई क्या सोच रहा है ये जरा आप देखिए। ये जनाब यूएई का मैप है। पहले आप समझ लें कि यूएई है कहां तक। ये गल्फ ऑफ ओमान में जाता है, गल्फ ऑफ पर्शिया से, यानी ये है आबने हुर्मुज़। ये आबने हुर्मुज़ है। ये जो छोटा सा ब्राउन एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये ओमान का है। यूएई का प्रॉब्लम यह है कि आबना हुर्मुज़ के एंड तक यूएई नहीं जाता। यहां पे ये यूएई का नक्शा है, ये यहां तक आता है और ये रेड लाइन के साथ साथ नीचे से यहां आ जाता है। ये इधर यूएई है। ओमान का एक हिस्सा ओमान से कटा हुआ है और वो हिस्सा ये है, ये, और यही हिस्सा आबना हुर्मुज़ के ऊपर जाकर लगता है। तो ईरान इसीलिए कहता है कि आबना हुर्मुज़ ये वो एरिया है, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ईरान का और ओमान का, क्योंकि यहां पे नक्शे में यूएई मौजूद नहीं है। तो यूएई ने एक नया फार्मूला निकाला, वो मैं भी आपको आगे दिखाता हूं। उनका फार्मूला ये है कि वो यहां से लेके यहां तक समंदर खोद देंगे,
यानी जमीन को इतना ज्यादा खोद देंगे यहां से यहां तक कि बड़े बड़े बहरी जहाज, जैसे कि नहर स्वेज मैंने आपको बताया था कि वो मिस्र ने अपने बीच में एक बहुत चौड़ा रास्ता बनाया और एक समंदर को दूसरे समंदर से मिला दिया, उस पर उन्होंने बहुत पैसा बनाया। अब यूएई का फॉर्मूला ये है कि वो यहां से फुजीरा तक एक बहुत बड़ा समुद्री रास्ता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा ये देखिए आप, ये नक्शा उन्होंने दिया है, ये देखें, यहां से ये स्टार्ट होता है समंदर पूरा, ये आता है और ये यहां तक आ जाता है। तो इन्होंने आपने हुर्मुज को बाईपास करके ये जो पर्शियन गल्फ है इसको गल्फ ऑफ ओमान के साथ मिला दिया और इससे वो ये सोचते हैं कि उन्हें ये फायदा होगा कि इस एरिया में से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कितना अरसा लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तजवीज ये भी आ गई है कि इस तरीके से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। जैसे ये साथ साथ इन्होंने पहले आपने देखा ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने एरियाज बनाए हुए हैं, बहुत महंगे एरियाज, ये दुनिया के महंगे तरीन रिहायशी विलास यहाँ पे है। तो अगर बीच में समंदर आएगा तो इसको भी उसी तरह सजाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें, ये उनका आइडिया है, ये ऐसे समंदर को वो लेकर जाना चाहते हैं और अभी तो आइडिया है लेकिन ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं और इस तरह ये इसको डिजाइन करना चाहते हैं कि इसको भी ये बेचेंगे, बहुत बड़ी रियल स्टेट की एक मार्केट भी बनेगी। तो ये अरब ममालिक अलग अलग चीजों पे सोच रहे हैं लेकिन किसी के पास भी क्विक सोल्यूशन कि फौरी तौर पे ये मसला हल हो जाए, किसी के पास ऐसा हल नहीं है। जी नादरीन, अब आपने देखा कि वहां जो अरब ममालिक हैं वो दीगर किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और ये चीज़ें तभी दिमाग में आती हैं जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि ये खित्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। डॉलरों की किल्लत भी हो रही है। यूएई की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने अमेरिका से ये कहा कि हम दीगर करेंसियों में नहीं तो फिर काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो डॉलर की एक किल्लत है वहाँ पे और अरब ममालिक को बड़े मिसाइल का सामना है, वहाँ से लोगों ने पैसा निकाला भी है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर ईरान, एक और चीज़ है और एक सवाल है मेरा कि अगर ईरान और खलीजी ममालिक के बीच में एक नया चैनल खुल जाता है, उनमें आपस में बातचीत होती है, जो आबनाए हुर्मुज समेत दीगर मामलात के ऊपर टेबल पे बैठ जाते हैं, तो अमेरिका का पत्ता तो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। देखें ना, बरतानिया ने इस बीच में एक इत्तेहाद कायम करने की बात की थी जिसमें यूरोपीय ममालिक के अलावा खलीजी ममालिक और दीगर कुछ ममालिक मिला के लगभग 50 ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये इत्तेहाद अमेरिका की मदद और शमूलियत के बगैर आबनाए हुर्मुज समेत दीगर मामलात के ऊपर ईरान के साथ मामलात करने का सोच रहा था। अगर अमेरिका के बगैर दुनिया यहां पे अमन अचीव कर लेती है तो अमेरिका एक ऐसी पार्टी बन जाएगा जिसे सारे कहेंगे जी आप लड़ाई बंद करें, हम खुद संभाल लेंगे। तो ये अमेरिका की चौधराहट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फर्ज करें ना, ईरान इन ममालिक से बराह रास्त बात करता है चाइना के जरिए से, पाकिस्तान और तुर्की की मदद से, या दीगर और ममालिक हैं, मिस्र है, बहुत सारे और ममालिक हैं, उनकी मदद से मामला तय कर लेता है तो अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी बर्तरी के बावजूद हर मैदान में ये जंग हार जाएंगे। ईरान ने माजी की निस्बत इस मरतबा अरब ममालिक के हवाले से सख्त मौक़िफ़ लिया है और जो वार्निंग जारी की मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक ने अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल होने दी तो हम डायरेक्ट उनकी ऑयल की जो तनसीबात हैं उनके ऊपर ही अटैक करेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ढिंढोरा पीटा जाता है और बार बार कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी बड़ी बात मानता है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने पर मजबूर है क्योंकि यहाँ पे एक जालिम रजीम है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके, मैंडेट चोरी करके ज़बरदस्ती आकर बैठा हुआ है। एक ऐसे फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है और इस्तिस्ना लिया हुआ है और एक जाली हुकूमत उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई। अब ये लोग मिलकर अमरीकी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं और जो वो कहता है ये वो कहते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ये करते हैं। अगर देखें ना, इतने इनके अमेरिका के साथ ये कह रहे हैं जी वो हमारी बात मानता है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो ज़रा 100-200 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आए ना पाकिस्तान में। अगर अमेरिका इतनी बात मानता है तो सरमायाकारी लाकर दिखाओ पाकिस्तान में। अगर इतनी बात मानता है तो भारत से अपना पानी छुड़वा ले। अगर इतनी बात मानता है तो उसके साथ मसला कश्मीर पे बात कर ले, वो हल करवा ले और इसराइल से सीज फायर पे आमादगी करवा ले। देखें ना, आप बोर्ड ऑफ पीस में भी आप कहें ना अमेरिका को इसराइल के ऊपर बार बार फ़लस्तीन पे हमले क्यों कर रहा है इसराइल, वहाँ से भी सीज फायर के ऊपर अमल दरामद करवाएं। फिर IMF की शराइत ही आप नरम करवा लें अगर इतनी वो आपकी बात मानता है तो, या कोई कर्जे अपने माफ़ करवा ले या कोई सूद अपना माफ़ करवा ले, या ईरान और रशिया से, जैसे इंडिया ले रहा है गैस और पेट्रोल वहाँ से रशिया से और ईरान से वो लेता है, वैसे ही आप भी कोई रास्ता निकाल लें अगर अमेरिका आपकी इतनी बात मानता है। तो सादी बात यह है कि अमेरिका बात कोई नहीं मानता हमारी, हम उसकी बात मानते हैं, जो वो कहता है वैसा हम करते हैं। और ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखता है जिसके साथ वो हमेशा ताल्लुकात बेहतर रखेगा। उसकी वजह यह है कि हमारा बॉर्डर आपस में लगता है और एक नया फ्रंट ईरान कभी नहीं खोलेगा। वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के साथ ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात कायम रहे ताकि जब भी कभी वेस्ट के साथ बात करनी पड़े तो ये एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा मौजूद रहे। नादरीन, बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक ले इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।